वेलकम बैक टू द चैनल। आज खतरनाक वीडियो बनने वाली है क्योंकि ये टॉपिक मुझे पर्सनली सबसे कम पसंद है, क्योंकि इसकी इतनी रेलेवेंस भी नहीं है। पर कहने को तो नेशनल इनकम का सबसे बेसिक टॉपिक है ये, क्योंकि इसी पर बेस्ड ही नेशनल इनकम का वर्ड डिराइव होता है। पर इसका इतना रेलेवेंस मेरे को कभी लगा नहीं है, ठीक है। पर करना तो है ही, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आने वाली है। अभी तक जितने टॉपिक्स आपने किए वो सब इसके सामने बचे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम 3 टॉपिक्स करेंगे बेटा। फर्स्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, सेकंड नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं, थर्ड वन इज सिटीजनशिप क्या होता है, ठीक है। इजी से स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप सिंपली ये कहते हैं कि आप 2 तरीके से सिटीजनशिप एक कंट्री की ले सकते हो। जब आपने ले ली तो वो परमानेंट हो गई। आप एक टाइम पे 2 कंट्रीज के सिटीजन नहीं हो सकते, और आप अपनी लाइफ में बार बार सिटीजनशिप को चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर रीजंस ना हो, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सिटीजनशिप एक लीगल कंसेप्ट है जो लॉ आपको प्रोवाइड करता है। चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, वहाँ पे 2 ही तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, या तो बाय बर्थ या बाय प्रोविजन ऑफ लॉ। बाय प्रोविजन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है बेटा कि आप से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स का बर्थ कनाडा में हुआ, पर वो इंडिया में आके हमेशा के लिए रहना चाहते हैं वीज़ा फ्री, उनको किसी तरीके की कोई फाउंडेशन नहीं चाहिए। तो वो इंडियन गवर्नमेंट से अपनी सिटीजनशिप चेंज करने के लिए पेपर सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, और उनकी सिटीजनशिप को वहाँ से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, माइग्रेट। विच सिंपली सेज कि आप गवर्नमेंट से बाय द प्रोविजन ऑफ लॉ अपनी सिटीजनशिप चेंज करने की रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। वो होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी। क्या, सिटीजनशिप एक तो लीगल कंसेप्ट है जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर होता है। क्यों, सिटीजनशिप का आपकी इनकम से, टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना आपके फंडामेंटल राइट्स है। आप जिस कंट्री में होते हो, जिस कंट्री के सिटीजन होते हो, वहाँ के सभी फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं। पर यदि आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो और आप इंडिया में रह रहे हो, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में से कुछ ही सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, नॉन सिटीजन्स के लिए। बाकी सब किसके लिए अवेलेबल है, सिटीजन्स के लिए। विच मीन्स कि अगर मैं इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, मुझे हर एक्ट के अंडर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। इससे ज़्यादा ना आपको जानने की ज़रूरत है, ना ही आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टू बी ऑनेस्ट आपके कोर्स में भी नहीं। तो हम सिर्फ सिटीजनशिप को इतना करेंगे कि 2 तरीके से आपको सिटीजनशिप मिलती है। फर्स्ट, या तो बाय बर्थ मिलती है, सेकंड, या आप अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके उसको चेंज कर सकते हो। ये एक लीगल कंसेप्ट है। फोर्थ, आप सेम टाइम पर 2 कंट्री के सिटीजन्स नहीं हो सकते, आप एक ही कंट्री के सिटीजन कहलाएंगे। लास्ट, फिफ्थ, इससे आपकी इनकम पे, नेशनल इनकम पे, डोमेस्टिक इनकम पे कोई मतलब नहीं पड़ता, ना ही इसका उनसे कोई लेना देना। इसलिए ये टॉपिक्स लिखना है आपको, इतना ही करने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बाकी दोनों, ये है मसला। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ना, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। सी, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स बोलो, बाउंड्री ऑफ द कंट्री बोलो, या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, इन सब का मतलब सेम है। फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिया की बाउंड्री है, सपोज जो इंडिया की रीजनल बाउंड्री आती है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इंडिया की जो मेन लैंड की बॉडी है, इन सबको कंसीडर करते हुए ये बाउंड्री मैंने बनाई। इस बाउंड्री के अंदर जितना भी एरिया है वो सब मेरे लिए क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। वो सब क्या मेरे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में 2 तरीके के लोग रह सकते हैं, एक R1 जो हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, और एक NR1 मतलब नॉन रेजिडेंट्स, कि जो मेरी कंट्री के अंदर रह तो रहे हैं पर वो मेरी कंट्री के रेजिडेंट नहीं है, ठीक है। अब समझो, रेजिडेंट का बेसिक मतलब ये होता है जिसमें 2 कंडीशंस फुलफिल हो सके। वो मैं यहाँ पे कराता हूँ आपको भी, जस्ट 2 मिनट के लिए समझेंगे कि रेजिडेंट का मतलब वो 2 फीचर्स पूरे करने वाला इंडिविजुअल, कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। पहला, कि वो कंट्री के अंदर रह रहा हो। दूसरा, वो कंट्री के अंदर अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कमा रहा हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है, पैसे कमाना, पैसों को खर्च करना, जिन चीज़ों पे खर्च कर रहा है उसकी कंजम्पशन भी वहीं पर कर रहा है। पर ये कोई 100% रूल नहीं होता। तो हम अपने याद करने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, आपको कभी भी लिखा हुआ है ना, इंडियन रिसाइडिंग इन दिल्ली या इंडियन रिसाइडिंग इन से USA, तो इंडियन जहाँ लग गया वो कहाँ का रेजिडेंट कंसीडर हो जाता है अभी के लिए, इंडिया का। इजी करने के लिए इकोनॉमिक्स में। पर जब आप इसको इनकम टैक्स में, कभी GST में या किसी और फर्दर सिलेबस में पढ़ोगे, तो वहाँ पे इसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं कि आप एक साल में हाफ ऑफ द ईयर, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, तो अगर आप 365 का हाफ कर दो, इट इज़ 182.5। तो अगर आप एक कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा रुक जाते हो, और भी कंडीशंस होती हैं, मैं बहुत सिंपल कंडीशन आपको बता रहा हूँ एज पर इनकम टैक्स एक्ट,
जो ये कहते हैं कि अगर आप एक कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा, विच मीन्स 183, तो अगर आप एक कंट्री में आधे साल से ज़्यादा रह रहे हो तो आप उसी कंट्री के रेजिडेंट बन जाओगे। एक साल में इंडिया के रेजिडेंट, हो सकता है मैं अगले साल पूरा का पूरा यूएसए में रुकूँ तो मैं वहाँ का रेजिडेंट बन गया, विच मीन्स रेजिडेंशियल स्टेटस आपका बार बार क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। पर आप एक ही साल में दो कंट्रीज़ के रेजिडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि रेजिडेंट आप जहाँ की हो गए आपकी इनकम उसी कंट्री की इनकम में जोड़ी जाएगी और वहीं पर वो टैक्सेबल मानी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं एक साल से अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक पूरा साल यूएसए में रुक जाता हूँ तो इस साल के लिए मैं कहाँ का रेजिडेंट हुआ, यूएसए का। पर अगले साल पूरा का पूरा एक साल में इंडिया में रुकता हूँ तो मैं कहाँ का रेजिडेंट हुआ, इंडिया में। 25-26 की इनकम वहाँ पे टैक्सेबल होगी, उस पर कमाई हुई इनकम का सारा टैक्स मैं यूएसए की गवर्नमेंट को दूंगा और उससे अगले साल वाली सारी कमाई हुई इनकम का टैक्स किसको दिया जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इनकम टैक्स के प्रोविजंस अलग हैं, मैं आपको बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में समझाऊँ तो ये रूल चलते हैं, पर उसके अलग से कंडीशंस होती है, वो कभी मौका लगेगा तो मैं इन डिटेल बता दूंगा आपको, ठीक है। अब वापस आते हैं, तो हमने यहाँ पे ये कंसीडर किया कि रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब ये होता है कि आप एक कंट्री के निवासी भी हो और उसके साथ साथ आपने पैसा कमाया वहाँ पर, खर्च वहीं पर किया और इन्वेस्ट भी आपने वहीं पर ही किया। हो सकता है इधर उधर भी कर दिया, बट आपका मेजर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसी पर्टिकुलर कंट्री में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ये कहता है बाउंड्री ऑफ कंट्री, इंडिया की जो भी बाउंड्री है उसके अंदर जो भी लोग हैं वो सब के सब, चाहे वो मेरी कंट्री के निवासी हैं या कोई बाहर से इंडिया में रुकने आया हुआ है, तो दोनों को मिलाकर जितनी इनकम कमाई जाएगी वो सब क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब हुआ इनकम अर्न्ड विद इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर कमाई गई सारी इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम होती है, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट ने। यहाँ तक क्लियर हो? कुछ तो एक्सेप्शंस होंगे, वो क्या एक्सेप्शंस है बेटा, एक एक करके कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम डोमेस्टिक बाउंड्री या डोमेस्टिक टेरिटरी में से क्या क्या चीजें हटा देते हैं, डोमेस्टिक बाउंड्री में से क्या क्या हटेगा, तो जब बाउंड्री में नहीं आएगा तो इनकम में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये माइनस होते जाएंगे क्या क्या, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखो। ये है, अगर मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है, से यूके की एम्बेसी इंडिया में है, से रशिया की एम्बेसी इंडिया में है और वो दिल्ली में ऑपरेट करते हैं, अब उस एम्बेसी के अंदर जो भी है, मतलब इंडियन कमा रहा है, अमेरिकन कमा रहा है, रशियन कमा रहा है या कोई भी कमा रहा है, पर वो एम्बेसी बाहर की है, इंडिया में इंडिया की एम्बेसी तो होगी नहीं, ऑब्वियसली बात है। अच्छा पहले एम्बेसी समझते क्या होता है, सॉरी। तो एम्बेसी का बेसिक मतलब होता है एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जो आपकी कंट्री के सिटीजन्स की प्रोटेक्शन और उनके इंटरेस्ट के लिए दूसरी कंट्री में सेटअप किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो यूएसए में रहते हैं, अब वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी निकाल देते हैं जिससे उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है जो इंडिया के सिटीजन्स वहाँ पर गए हुए। अब वहाँ पर इतनी बड़ी कंट्री में वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर किसके पास जाएंगे, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्टेनियस जवाब कैसे दे सकती है, अगर कोई यहाँ से उनकी मदद के लिए भी जाएगा तो इट विल टेक टाइम। ऐसी सिचुएशन में उनको वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना, उनकी बात को सुनना, ये सब काम किसका होता है, एम्बेसीज का होता है और कॉन्सुलेट्स का होता है, ठीक है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स भी होंगे, तो यहाँ पर एम्बेसी का मतलब ये हुआ कि आप एक ही कंट्री का एक ऑफिस वहाँ पर सेटअप किया गया है जिसके अंदर उस गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप वहाँ पे रुकोगे एम्बेसी के अंदर, तो एम्बेसी के अंदर आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी चाहे कैसा भी कोई भी सिचुएशन हो। अब यहीं से हम कंसेप्ट को समझते हैं बेटा, अगर कोई भी फॉरेन एम्बेसी इंडिया की बाउंड्री के अंदर है तो वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होती है जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, विच मीन्स अगर कोई रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो वो रशिया की टेरिटरी में काउंट होती है चाहे वो इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री में से आप सबसे पहले माइनस करते हो कोई भी फॉरेन की एम्बेसी हो, कोई फॉरेन का कॉन्सुलेट ऑफिस हो या कोई भी फॉरेन की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, ये तीनों हट जाएंगे। इसके बाद बेटा सेकंड हम बताते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, से WHO है, से IMF है, से वर्ल्ड बैंक है, ये एक पर्टिकुलर कंट्री की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एरिया की ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, तो ये कहीं पर भी एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती, तो इनके द्वारा कमाया हुआ प्रॉफिट काउंट नहीं होगा, पर इनके अंदर अगर कोई एम्प्लॉय प्रॉफिट कमा रहा है तो वो काउंट होगा। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, कोई इंडियन WHO के ऑफिस में सैलरी कमा रहा है तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा? बिल्कुल।
डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा बिल्कुल, पर जो WHO या IMF का प्रॉफिट है वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन मेरी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यहाँ तक समझ आया? थर्ड पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये लास्ट है, बस 3 ही एक्सेप्शन हम माइनस करते हैं, ठीक है। कोई भी शिप, एयरक्राफ्ट, वेसल एक्सेट्रा owned by a foreigner, owned by a foreigner, तो अगर कोई भी ऐसी शिप है, से दुबई की एक शिप है या दुबई का एक एयरप्लेन है जो इंडिया के अंदर आया हुआ है या इंडिया की बाउंड्री में अभी के लिए लैंड कराया हुआ है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया में काउंट होगा? इसी तरीके से कोई शिप है, कोई वेसल है, वेसल भी एक टाइप ऑफ शिप होता है, तो ये सब चीज़ें आपकी बाहर वालों का होते हुए भी, कंट्री में होते हुए भी हम इनको इंक्लूड नहीं करते, याद रहिएगा। तो मैं एक बार क्लियर कट बता रहा हूँ बेटा, प्लीज़ ध्यान से समझना। अगर इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर कोई अमेरिका की एम्बेसी है, कोई रशिया की एम्बेसी है, कोई ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, कोई इंग्लैंड की एम्बेसी है, या कोई भी बाहर की किसी कंट्री वालों की शिप है, एयरक्राफ्ट है या वेसल है, या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रही है, इन सब को हम बाउंड्री के अंदर काउंट नहीं करते। अब आप लोग ये सोच रहे पेपर में कैसे आएगा? देखो, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, तो वहाँ पे पूरा ब्रीफ लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कभी और किसी और फॉर्म में नहीं आता, सिर्फ क्या आता है, वेदर द फॉलोइंग विल बी काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम और नॉट। ऐसे सिचुएशन में बेटा बस ये ध्यान दो, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है। अगर तो है तो वो हमारे काउंट होगा, अगर नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा, सीधी सी बात है ना। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या देगी बेटा, ये सब चीज़ें आपकी इंडिया की बाउंड्री के अंदर है, पर ये इंडिया की ओनरशिप में नहीं है, तो ये सब हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इसमें बड़े ध्यान से देखना, मैंने कहीं पर भी कोई बैंक का नाम नहीं लिखा, किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, किसी घर का, किसी बिल्डिंग का नाम नहीं लिखा। इसके अंदर जो हमने लिखे हैं वो एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, शिप, एयरक्राफ्ट, वेसल या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अगर ये 7 नेम्स हैं तभी आप उसको एक्सक्लूड करोगे, अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ है फॉरेन का वो काउंट होता है। एग्जाम्पल, वो सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल देखते हैं, गूगल ऑफिस इन गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर। अब बताओ, ये सिंपल से एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी फॉरेन कंपनी का ऑफिस गुड़गांव में, दिल्ली एनसीआर में या इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या वो मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? चेक करेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखो, क्या वो कंट्री के अंदर है या नहीं है। कंट्री के अंदर है बिल्कुल। अब ये चेक करो, कंट्री के अंदर तो सब इंक्लूड हो रहा था, पर 3 चीजें नहीं हो रही थी। क्या वो किसी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है? नहीं। कॉन्सुलेट है? नहीं। क्या वो किसी फॉरेन कंट्री की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं। क्या वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WHO, जो एक से ज्यादा कंट्री के वेलफेयर के लिए ऑपरेट करती है? नहीं। क्या वो किसी फॉरेन कंट्री का शिप है? नहीं। एयरक्राफ्ट है? नहीं। वेसल है? नहीं। अब इन डेफिनेशंस में वो लाइन नहीं करता, तो इसका मतलब ये फॉरेन कंट्री का होते हुए भी मेरी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। हेंस इस गूगल ऑफिस का प्रॉफिट और इसके अंदर काम करने वाले सभी की सैलरी मेरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, अभी हम किसकी बात करें? डोमेस्टिक इनकम की। क्लियर है? ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिलायंस का ऑफिस USA में है, क्या उसके द्वारा कमाया गया प्रॉफिट मेरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में आएगा? दिस इज योर होमवर्क। मुझे सिर्फ कमेंट में इतना चाहिए कि येस इट विल बी काउंटेड, और रीजन क्या है उसका, या नो इट विल नॉट बी काउंटेड, उसका रीजन क्या है। क्वेश्चन इज, रिलायंस का ऑफिस USA में है, वहाँ पे कमाया हुआ प्रॉफिट क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा। इसकी क्लैरिटी मैं आपको एक चीज़ और दे देता हूँ बेटा, जैसे हमने इन 3 आइटम्स को माइनस किया, वैसे ही हम 3 आइटम्स को प्लस भी करेंगे। कौन सी 3 आइटम्स बेटा? कोई इंडियन एम्बेसी हो, कोई कॉन्सुलेट ऑफिस हो, या कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर 3 कोई करेंगे, शिप हो, इंडियन शिप हो, एयरक्राफ्ट हो, या वेसल। ये सब इवन इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया will be
considered part of India's domestic territory. बस इतना सा कंसेप्ट है, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने क्या पढ़ा बेटा, कोई भी इंडियन एम्बेसी है, कोई कॉन्सुलेट है, कोई मिलिट्री है, या फिर कोई इंडियन शिप है, एयरक्राफ्ट है या वेसल है, सिर्फ ये 6 चीज़ें अगर इंडिया के बाहर हैं और इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रही हैं तब भी वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर आएंगी। अगर इसके अलावा कोई भी चीज़ है जो इंडिया की है लेकिन बाहर है, वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर मिल गया। लेट्स सी तुम कितना उसको रिलेट करते हो। दिस इज ऑल अबाउट डोमेस्टिक टेरिटरी। अब आते हैं नेशनल पे, नेशनल इनकम या नॉर्मल रेसिडेंट। बेटा ये ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। मैंने आपको स्टार्ट करते हुए ये समझाया, रेजिडेंशियल स्टेटस हम 2 चीज़ों से डिफाइन करते हैं। एक ordinarily resides in a country, और secondly center of economic interest also lies। तो रेजिडेंट की सिर्फ 2 कंडीशंस बनती हैं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ कंट्री। ऑर्डिनरीली एक बहुत नई टर्म है जो आप लोग पहली बार ही सुनोगे। सुनने में तो ऑर्डिनरी लग रहा है लेकिन ये ऑर्डिनरी नहीं है, दिस इज ऑर्डिनरी। जब हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैंने आपको भी समझाया, मोर देन हाफ मतलब 182 से ज़्यादा दिन इंडिया में होना चाहिए या किसी भी कंट्री में। पर यहाँ पे हम ईजी करने के लिए 1 साल की डेफिनेशन ले रहे हैं कि अगर आप किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रुके हुए हो तो आप उसी कंट्री के रेजिडेंट बन जाओगे। ठीक है, अभी के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दूसरा, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री के अंदर होना चाहिए। अभी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिंपली ये कहते हैं कि आपकी परचेज, सेल, इनकम, एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट, ये सब एक ही कंट्री में रिसाइड करनी चाहिए जिसमें आप रह भी रहे हो। अगर ये सब चीज़ें आपकी एक ही कंट्री में, तो आप उसी कंट्री के क्या बन जाते हो? रेजिडेंट। ये तो हो गया कंसेप्चुअली क्लियर। पर पेपर में कैसे लिखें? तो पेपर में अगर आएगा तो ये लिख दो, लेकिन इसका दूसरा पैरामीटर आएगा तो सिर्फ ये चेक करो कि क्या उसके आगे इंडियन लिखा हुआ है, अमेरिकन लिखा हुआ है, रशियन लिखा हुआ है, यूरोपियन लिखा हुआ है, या इस टाइप का क्या लिखा हुआ है, जैपनीज़ है, चाइनीज़ है, तो हम ये बोलते हैं वो उसी कंट्री का रेजिडेंट हो जाएगा जो भी उसके नाम के आगे लिखा हुआ है। ठीक है, कंट्री की नेशनैलिटी लिखी हुई है। थर्डली, अगर किसी कंपनी के बारे में बात आती है, जैसे से रिलायंस है, गूगल है, या फिर से माइक्रोसॉफ्ट है, या से फॉर एग्जांपल अडानी विल्मार है, इस टाइप की जितनी भी कंपनीज है वो वहीं के रेजिडेंट होती है जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है। तो मोटी मोटी कंपनीज दी जाती हैं जो सबको पता होते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, रिलायंस है, इस टाइप की जो बड़ी कंपनीज है जो आप देख के पहचान लोगे कि हाँ ये कहाँ की रेजिडेंट है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो आप उससे समझोगे कि वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडिया के रेजिडेंट, अगर वो कहीं पे भी बाहर रजिस्टर्ड है तो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट। क्या रहता है? तो वापिस इस पे आते हैं, हमको ये कंसेप्ट किस लिए समझना है? नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम में केवल और केवल रेजिडेंट की इनकम कंसीडर करते हैं, चाहे वो कंट्री के अंदर है चाहे वो कंट्री के बाहर है। एग्जाम्पल, SBI का प्रॉफिट जो उसको दिल्ली ब्रांच से आ रहा है, क्या वो कंट्री की नेशनल इनकम में काउंट होगा? यस। क्यों? क्या वो कंट्री की रेजिडेंट है? बिल्कुल। SBI कहाँ का बैंक है? इंडिया का, तो इंडिया में रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड हुआ तो वो वहीं का रेजिडेंट बन गया, उसका 1 साल 2 साल का लॉजिक नहीं होगा। पर अगर मैं कहूँ SBI का ही एक ऑफिस है जो जापान में है और वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, अब बताओ क्या वो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा? सोचो, SBI का आ रहा है प्रॉफिट, SBI कहाँ का रजिस्टर्ड कंपनी है? इंडिया की। अब मैंने क्या कहा, चाहे इंडिया में रह रहा हो चाहे इंडिया के बाहर रहे, अगर वो रेजिडेंट है इंडिया का तो इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट होगा? क्योंकि अब वो जापान में रह रहा है। जापान में रहने का मतलब हुआ वो बाउंड्री के बाहर चला गया, बाउंड्री के बाहर जाने पर वो तभी काउंट होगा जब वो इन दोनों में से कुछ भी हो। क्या वो एम्बेसी है? नहीं। कॉन्सुलेट है? नहीं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट? नहीं। ना ही वो शिप है, ना एयरक्राफ्ट है, ना ही वो आपकी कोई भी फॉरेन वेसल है, जिसकी वजह से वो बाहर होते हुए इंडिया की बाउंड्री में नहीं आ रहा, हेंस डोमेस्टिक में काउंट नहीं होगा पर नेशनल इनकम में काउंट किया जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई दुबई से इंडिया में मैच देखने के लिए आता है, 3 महीने यहाँ स्टे करता है और इन 3 महीनों के अंदर वो थोड़ा प्रॉफिट कमाकर चला जाता है। उसकी ये इनकम क्या इंडिया की डोमेस्टिक और नेशनल इनकम्स में काउंट होगी या नहीं होगी? एक एक करके कंसीडर करते हैं। पहले डोमेस्टिक देखते हैं।
हमने डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट ये पढ़ा, ये देखना सर। डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो इनकम काउंट होती है जो कंट्री के अंदर कमाई गई है, चाहे रेजिडेंट कमा रहा है चाहे नॉन रेजिडेंट। अब अगर कोई दुबई का फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में आ रहा है, क्या वो कंट्री का रेजिडेंट है? नहीं, वो नॉन रेजिडेंट है। पर उसने वो 3 महीने कहाँ बिताए? इंडिया में, और उन्हीं 3 महीनों में उसने प्रॉफिट कमाया। तो वो प्रॉफिट कहाँ कमा रहा है? इंडिया के अंदर कमा रहा है, बाउंड्री में। तो नॉन रेजिडेंट बाउंड्री के अंदर कमा रहे तो वो इंडिया की ही डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा, हेंस काउंटेड इन डोमेस्टिक इनकम। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, वो इंडिया के अंदर तो है पर वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका प्रॉफिट इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा। अब इधर आएंगे, जब वो इंडिया में आया, मैंने क्या कहा, दुबई का रेजिडेंट है, मतलब दुबई से वो इंडिया में 3 महीनों के लिए आया, तो क्या वो ऑर्डिनरली इंडिया में रहता है? नहीं। क्या वो 1 साल से ज्यादा रुका इंडिया में? नहीं। तो जब वो इंडिया में 1 साल से ज्यादा ही नहीं रुका, तो क्या वो मेरी कंट्री का रेजिडेंट बना? नहीं बना। जब वो मेरी कंट्री का रेजिडेंट ही नहीं है, तो नेशनल इनकम में भी काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सिर्फ रेजिडेंट की इनकम काउंट करता है, चाहे इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो। तो हमारे पास रूल क्या बना बेटा, अगर आपकी कंट्री में कोई बाहर से आया और वो 1 साल से ज्यादा रुक गया, तो उसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सेकेंडली, अगर कोई भी फॉरेन कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड है और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो वो इंडिया की रेजिडेंट नहीं हुई, उसका प्रॉफिट वापस अपनी कंट्री को भेजा जाएगा। तो अगर ऐसा ही है, तो गवर्नमेंट एफडीआई क्यों बनवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई क्यों कराती है कि आप आओ और इंडिया में सेटअप करो, जब गवर्नमेंट को ये पता है कि इनका प्रॉफिट वापस वहाँ चला जाएगा। तो बेटा सुनो ध्यान से, जब भी इस टाइप की कोई भी कंपनी को इंडिया में बुलाया जाता है, तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आप आओ और अपनी फॉरेन कंपनी रजिस्टर्ड को इंडिया में ऑपरेट कराओ। उन्हें कहा जाता है या तो आप जॉइंट वेंचर बनाओ, इंडिया की रजिस्टर्ड किसी कंपनी के साथ अपना टाइप करो, सेकंड या तो आप अपनी सब्सिडरी यहाँ पे रजिस्टर करो, या थर्डली किसी लोकल कस्टमर से परचेज करके सेल ऑफ करो। आपको यहाँ पर 100% अपनी एफडीआई सब सेक्टर्स में अलाउड नहीं है, विच मीन्स इंडिया के अंदर कोई अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहा है तो वो इंडियन सब्सिडरी के नाम से बनती है, जिसका प्रॉफिट इंडिया में काउंट होगा, क्योंकि वो इंडिया की रजिस्टर्ड कंपनी बनी। समझ आया? पर इंडिया के काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ एमओयू साइंड है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पर अगर वो उस कंट्री में रजिस्टर्ड है तब भी हम उसको अपनी कंट्री में ऑपरेट करने की परमिशन दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें अलग है, इनको बाद में कंसीडर करते हैं, पर अभी के लिए वापस इस पे आते हैं। तो आई होप आपको नॉर्मल रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट समझ आया। जस्ट अ रिकैप, डोमेस्टिक टेरिटरी ये कहती है बाउंड्री के अंदर कमाया होना चाहिए, चाहे रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट। जबकि नेशनल इनकम ये कहती है कि रेजिडेंट के थ्रू कमाया होना चाहिए, चाहे वो कंट्री के अंदर कमाया हो चाहे कंट्री के बाहर कमाया हो। और सिटीजनशिप तो लीगल कंसेप्ट है, बाय बर्थ मिलता है या फिर आपको बाय प्रोविजन ऑफ लॉ मिलता है। आप अपना सिटीजनशिप चाहो तो जब चाहो तब चेंज करा सकते हो अपनी गवर्नमेंट को कहकर, पर इतना आसान होता नहीं है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर सिटीजनशिप सेम रहता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन योर बर्थ। ठीक है, सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने पहले छोड़ दिया था, वो मैंने कराया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ ये आपकी इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो उतने के लिए इतना मोर देन इनफ है। चले आगे, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज अबाउट डेप्रिसिएशन, कैपिटल लॉस एंड इन्वेस्टमेंट्स। आज ये करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल बी टेकिंग अप एनएफआईए, नेशनल वर्सेस डोमेस्टिक इनकम, एंड एज वेल एज एनआईटी, एक्ससी और एमपी, ये टॉपिक्स करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। दिस इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली। ठीक है, तो जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मतलब वापस याद नहीं दिला रहा, ना ही वो करेंगे उतनी डिटेल में, पर उसके जैसी 3 आइडेंटिटीज अगर आपको याद हो, जो प्राइमरी 3 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेकंड स्क्वायर, जैसे उसमें 3 आइडेंटिटीज थी और उन्हीं के बेसिस पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिराइव हो जाती थी। सेम चीज़ यहाँ पर। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बेटा, नेशनल इनकम के काफ़ी सारे फॉर्मूलाज नहीं है, 3 प्राइमरी फॉर्मूलाज हैं जो सबसे बड़े मेथड्स होते हैं बेसिकली, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड। पर उन 3 मेथड से एक स्पेसिफिक एग्रीगेट निकलता है, या तो जीडीपी निकलता है या नेशनल इनकम निकलती है। पर आप उनसे बाकी के 7 एग्रीगेट्स कैसे निकालोगे, ये क्या होते हैं एग्रीगेट्स, ये मैं कराऊंगा अभी जस्ट इसके बाद, बट पहले समझो बेटा। 8 एग्रीगेट्स होते हैं, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनएनपी, एनडीपी, जीएनपी, जीडीपी, ये सब काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, अभी कंफ्यूज मत हो, सिर्फ बेसिक समझो कि इतने सारे एग्रीगेट्स का आपस में कैसे जुड़ाव है, कैसे वो जुड़े हुए हैं, कैसे लिंक हैं आपस में। उन चीज़ों को समझने के लिए हम 3 आइडेंटिटीज़ को कवर करते हैं। वो 3 आइडेंटिटीज़ में सबसे पहली आइडेंटिटी ये बनती है, देन इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक कर रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट का। ग्रॉस और नेट पे जाने से पहले हम एक बार इन्वेस्टमेंट समझते हैं।
इन्वेस्टमेंट सिंपली कहता है कैपिटल फॉर्मेशन, कि आप कितनी कैपिटल बिल्ड कर रहे हो या कितना पैसा जोड़ रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इस कैपिटल के अंदर दोनों एसेट्स आते हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आता है एज वेल एज आपके फिक्स एसेट्स भी आते हैं, प्लांट बिल्डिंग मशीनरी टाइप, ठीक है। तो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इट रेफर्स टू एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। कैपिटल स्टॉक का मतलब दोनों क्लोजिंग स्टॉक भी और फिक्स्ड एसेट्स भी, और आपने पिछले साल के मुकाबले इस साल में और कितना उसमें ऐड अप कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट दो लेवल पे निकाली जाती है, एक होती है बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है, से मैंने पिछले साल अपनी सारी लाइफ की एसेट्स को कैलकुलेट किया तो वो 1.5 करोड़ बन रही थी, नॉट इन रियलिटी। एग्जाम्पल है, 1.5 करोड़ की मेरी इन्वेस्टमेंट बन रही थी। अब उसके अंदर इस साल मैंने 30 लाख की एक मशीनरी खरीदी है ना। अब ईयर की बिगिनिंग में मैंने वो मशीन खरीदी थी, तो ईयर के एंड तक आते आते उसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी बहुत डेप्रिशिएट कम हो गई होगी, गिर गई होगी। तो सपोज करते हैं उसकी वैल्यू गिर के सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रह गई। तो जब मैं इस साल के एंड पे कहूँगा कि मेरे पास कितने की वैल्यू है, तो क्या मैं 1 करोड़ 75 लाख कहूँ या 1 करोड़ 80 लाख कहूँ। सोचो, अगर मैंने कहा 1.5 करोड़ मेरी लास्ट ईयर की थी, उसमें मैंने 30 लैक्स की इस साल ऐड कर दी, पर इस 30 लाख के अंदर 5 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो नेट एडिशन कितने का हुआ, सिर्फ 0.25। तो अब मेरी इस साल के एंड पे वैल्यू कितनी हुई, 1.8 या 1.75 करोड़। हाउ मच, यही हमारा डिफरेंस है। 1.8 तो बेटा ग्रोस इन्वेस्टमेंट है कि मोटी मोटी कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और 1.75 करोड़ क्या बताता है, नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, जिसके अंदर आप नेट करके बता रहे हो आया इतना, गया इतना, इतना बच गया। विच मीन्स अगर आप डेप्रिसिएशन को एडजस्ट नहीं कर रहे हो तो ग्रोस विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, पर अगर आपने उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दिया तो क्या बन जाएगी, नेट। तो ग्रोस का मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट कितना हुआ, नेट का मतलब हुआ एक्चुअली कितना हुआ, सब खर्चा हटाकर। इसको कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से और समझ पाएंगे। आपका ग्रोस प्रॉफिट इधर आता है, से आपका ग्रोस प्रॉफिट आया 30 लैक्स का, तो यहाँ पे वो ट्रेडिंग अकाउंट से P&L अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। सपोज 5 लाख का डेप्रिसिएशन आपने उस पर चार्ज किया, तो आपका नेट प्रॉफिट कितने का बचा बेटा, 25 का। तो ग्रोस से नेट पर जाने का क्या तरीका हुआ, ग्रोस में से आपने डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। दिस इज द इक्वेशन, पहले ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। इसको याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। तो इनकेस आप चाहो तो बोर्ड से देखकर लिख सकते हो, फटाफट से अपने नोट्स में एज इट इज आप लिख सकते हो। पेपर में इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन आपको याद करने की जरूरत है जो आपके फॉर्मूलाज में यूज होगी, नथिंग एल्स, ठीक है। जल्दी से लिख लो। इसके साथ साथ मैं आपको डेप्रिसिएशन के कुछ नाम लिखा रहा हूँ बेटा। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, मतलब जब मैंने देखा है ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक दो वीडियोस और बची हैं थियरी की, बस फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। 15-20 आइटम्स का एक न्यूमेरिकल आया जिसके अंदर अलग अलग नाम से आइटम्स को दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। उनको अवॉइड करने के लिए आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जो सबसे कॉमन है मैं वो लिखवा दूँ। तो डेप्रिसिएशन को हम और क्या बोलते हैं, सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो बेटा अगर आपको ये कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन दिखता है, क्या क्या कॉम्बिनेशन, कंजम्पशन, कैपिटल, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इस टाइप के कुछ वर्ड्स अगर आपको दिखते हैं तो इनका जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो ऑल्टरनेटिवली किसके यूज होता है, डेप्रिसिएशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। एक छोटा सा टॉपिक और है वो करेंगे आज, इसके बाद एनएफआई और डोमेस्टिक नेशनल इनकम का नेक्स्ट लेवल, व्हिच इज अभी जो टॉपिक कर रहे हैं इट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक चीज समझते हैं, अरे ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं आपको कहता हूँ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, पढ़ा हमने क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों की इनकम को जोड़ दें तो क्या बनती है, फैक्टर इनकम। इनकम के पॉइंट से देख रहे हो तो फैक्टर इनकम, खर्चे के पॉइंट से देख रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट। एग्जाम्पल, मेरी एक फैक्ट्री है, अरे नहीं है इतनी फैक्ट्री, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कि मेरी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैंने एक लैंड लिया हुआ है, लेबर लिया हुआ है, कैपिटल लगाई है और एंटरप्रेन्योरशिप मैं खुद अपनी प्रोवाइड करूँ। इन चारों को जब मैं पैसे दूंगा तो वो मेरे लिए क्या बनती है, कॉस्ट। तो सपोज करो 10-10-10 के हिसाब से 40 रुपये मैंने इनको डिवाइड कर दिए चारों को। अब 40 रुपये का खर्चा क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो से एक्स प्रोडक्ट बनाया मैंने ये चारों को यूज करके, तो एक्स प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट कितनी होगी, 40 रुपये।
पर क्या वो मार्केट में 40 पर ही बिकेगा? सोचो, नहीं, क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि हो सकता है वो 50 का बिक रहा है ना, तो 10 रुपये क्या है? सोचो ध्यान से। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 40 रुपये का मैंने सामान बनाया, जिसमें से 10 रुपये लैंड को, 10 रुपये लेबर को, 10 रुपये कैपिटल को और 10 रुपये एंटरप्रेन्योर को बट गए, तब भी वो प्रोडक्ट मार्केट में 40 का नहीं 50 का बिक रहा है, तो 10 रुपये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो बेटा एंटरप्रेन्योर की कॉस्ट में काउंट हो चुका है। अब वो 10 रुपये का गैप क्या है वो समझते हैं। तो इस मार्कर से एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते हैं एक मार्कर को बनाने में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके खर्चे क्या क्या बेटा? लैंड विल गेट रेंट, लेबर विल गेट वेजेस, कैपिटल विल गेट इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो यहाँ पे काउंट हो चुका है, वो क्या प्रॉफिट का नहीं है। ये कितना होगा? सपोज करते हैं 2 रुपीज ईच मानते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा? 8 रुपीज हो गया फैक्टर कॉस्ट। पर ये मार्केट में 8 रुपीज का नहीं बिकेगा, ये कितने का बिकेगा? सपोज करते हैं 10 रुपये का बिक रहा है। मार्केट प्राइस कितने का बना? 10 रुपये का। तो जो ये बीच में 2 रुपये और ऐड हुए, ये क्या चीज़ है? सोचो, एमआरपी जब हम देखते हैं उसके ब्रैकेट में क्या लिखा होता है? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये क्या है? टैक्स है। अब यहाँ पे समझते हैं। सपोज करते हैं जीएसटी इसके ऊपर लगाया था गवर्नमेंट ने 3 रुपये का। कितने का लगाया था? 3 रुपये का। पर फिर गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि भाई ये तो एजुकेशन में यूज होगा, वेलफेयर गुड है, तो इसको तो हम इतना महंगा नहीं कर सकते। 3 रुपये का टैक्स लगाने से प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगी, तो हम क्या करते हैं? 1 रुपये की इसमें रिबेट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? 1 रुपये की सब्सिडी दे देते हैं। तो नेट टैक्स कितने का बन गया? 2 रुपये। ये 2 रुपये यहाँ पे क्या हो गया? चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने समझाया था आपको, ये प्लस हुआ फैक्टर कॉस्ट में और क्या बन गया? मार्केट प्राइस। बस ये टॉपिक है। तो इक्वेशन क्या बन गई? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होते हैं तो क्या बन जाते हैं? मार्केट प्राइस। इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम एनआईटी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स जीएसटी, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, प्रोडक्शन टैक्स एक्सेट्रा। ये सारे अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में एग्जांपल्स दे रखे हैं तो ये किसके एग्जांपल है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स के। पर हमेशा याद रखना, मेजर हेड भी दे रखा है और सब हेड भी दे रखा है, विच मीन्स अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स पे लिख दिया क्वेश्चन में 100 रुपये और जीएसटी पे लिख दिया 25 रुपये, तो ये अपने आप मान सकते हो आप कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी इंक्लूडेड होगा, तो जीएसटी को दोबारा काउंट मत करना। समझ आया? मतलब मेजर हेड दे रखे और माइनर हेड दे रखा है, तो सिर्फ क्या कंसीडर करते हैं? मेजर हेड कंसीडर करते हैं। ठीक है। ऊपर से जीएसटी इंडिया में क्या चलता है बेटा? डुअल पे चलता है, विच मीन्स जितना सीजीएसटी होता है उतना क्या होता है? एसजीएसटी। अगर क्वेश्चन में आपको सीजीएसटी दे रखा है 50 रुपीज़ और एसजीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप नीचे एक असम्पशन लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, मैं एसजीएसटी को सीजीएसटी के इक्विवेलेंट मानते हुए 50-50 करते हुए जीएसटी को 100 बोल रहा हूँ। अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अब सब्सिडी के भी दूसरे नाम होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन के लिए, वैसे हम इसके नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन अलाउंस, कि आपने प्रोडक्शन करने के लिए उनको कोई छूट दी है, अलाउंस दी है। प्रोडक्शन असिस्टेंस या फिर फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस, ये सब इसी के नाम है। ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं यूज करके दिखाऊंगा। कंसेप्ट समझने के लिए समझिए बेटा, फैक्टर कॉस्ट का मतलब द कॉस्ट ऑफ ऑल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और सर्विस। मार्केट प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट। दोनों के बीच के डिफरेंस को हम एनआईटी बोलते हैं। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है जो आपको याद करनी है, सेकंड इक्वेशन है सॉरी, दिस मच कि एफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल्स टू एम। इतनी सी इक्वेशन है जो आपको याद करनी है। और एक ऊपर हमने की ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। तो हमने आज 2 आइडेंटिटीज की हैं, एक आइडेंटिटी और बची है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। और उसके साथ साथ मैं उसके अंदर आपको 8 एग्रीगेट्स का एक्सपोजर दूंगा कि 8 एग्रीगेट्स क्या होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है, एंड विल डू अ डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम वर्सेस डोमेस्टिक इनकम। उसके बाद हम एक छोटा सा थ्योरी टॉपिक हो रहा है, बट वो 100% आएगा पेपर में, जीडीपी एंड वेलफेयर, और उसके अलावा नॉमिनल रियल इनकम।
तो कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में ही करा दूँगा। इन केस एक्सटेंड हो जाती है तो एक टॉपिक हो जाएगा, एक टॉपिक लास्ट वीडियो में करेंगे थियरीज की, उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिकल एंड विल बी डन विद चैप्टर। तो हार्डली 3, 4, 5 वीडियोज़ और मान लो, मतलब एक हफ्ता और मान लो, उसके अंदर अंदर नेशनल इनकम को क्लोज करते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट, शेयर योर अटेंडेंस, जस्ट राइट डाउन योर नेम एंड योर स्कूल्स नेम और सिटीज़ नेम, सो दैट मुझे पता हो कि किस स्कूल से कितना क्राउड बेसिकली वीडियोस देख रहा है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग पेपर को भी प्रैक्टिस करा दूँ। लास्ट ईयर के पेपर्स हैं मेरे पास, तो मुझे आइडिया होगा कि आपके पेपर्स में क्या आ रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी कंटिन्यू करा सकता हूँ। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, बहुत ज़रूरी है। और लाइक करना मत भूलना, एक लाइक हार्डली आधा सेकंड भी नहीं लगाता आपका, बट मेरे लिए वो इमेंस मोटिवेशन का काम करता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाय।